रात अपने पूरे शबाब पर थी। शहर की रोशनी और कोलाहल से दूर इस पुराने मोहल्ले में गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। इतना गहरा कि लगता था जैसे खुद सन्नाटा सांसें रोक कर बैठा हो। कभी कभार ही किसी दूर के वाहन की मध्यम सी आवाज उस सन्नाटे को चीरती और फिर वही खामोशी, वही डर लौट आता। कार्तिक मास की यह रात बेहद ठंडी थी। हवा में एक तीखी बर्फीली ठंडक थी जो त्वचा नहीं सीधे हड्डियों तक उतर जाती थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने छू लिया हो। एक छोटे से पुराने कमरे के अंदर, जहां मिट्टी के तेल की एक कमजोर थरथराती लालटेन किसी तरह टिकी थी, दीवारों पर दो परछाइयां हिल रही थी, ललिता और उसका बेटा रवि। ललिता एक साधारण सी महिला, पर उसके चेहरे पर उस वक्त साधारण कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में बेटे के लिए अथाह स्नेह के साथ एक अनजाना डर तैर रहा था, जैसे कोई पुराना भय फिर से जिंदा हो उठा हो। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो या शायद किसी के आने से डर रही हो। रवि 21 साल का नौजवान, जिसकी रगों में नया खून रेस रहा था, जिसने दुनिया को केवल तर्क की कसौटी पर कसना सीखा था। वह अपनी माँ के सामने हीटर के पास बैठा एक किताब के पन्ने पलट रहा था। रवि, रात बहुत गहरी और भीषण ठंड है, तुम अब कहीं मत जाया करो, माँ का कहा मान लिया करो। रवि ने किताब से नजरें हटाकर एक क्षण के लिए अपनी माँ को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जिनमें युवावस्था की जिद थी और एक अटूट आत्मविश्वास जो इस ठंडी रात की खामोशी को चुनौती देता सा लग रहा था। फिर वही पुरानी बातें, आप भी ना इस पुराने जमाने में ही जी रही हो। ये आत्मा वात्मा भूत प्रेत सब कोरी बकवास है, केवल मन का वहम। साइंस, तर्क, बुद्धि, इन सब के आगे ये अंधविश्वास टिकते नहीं। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि शायद तुम्हारी बातें सही हों, शायद आत्माएं नहीं होती हैं, या जैसी हम सोचते हैं वैसी नहीं होती, पर फिर भी अकारण रात को बाहर क्यों निकलना, क्यों जोखिम मोल लेना? उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी थी, जिसे रवि महसूस तो करता था पर समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि माँ की यह चिंता निराधार है, केवल उनकी पुरानी पीढ़ी की सोच। लेकिन उस वक्त कमरे की हवा में कुछ ऐसा था जो तर्क से परे था, जैसे दीवारें भी कुछ कहने को तैयार हों। अरे माँ, आप इतना विचलित क्यों हो रही हो? मैं कोई अंधेरी गलियों में नहीं जा रहा हूँ, बस पास की टपरी पर जा रहा हूँ। वहाँ सतीश और दीपक होंगे। थोड़ी गर्म चाय पीकर और कुछ जरूरी बातें करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। पर अभी तो तुम चाय पीकर ही उठे थे। हाँ, पर वहाँ दोस्तों के साथ पीने का मजा ही कुछ और होता है माँ। और धर्मपाल काका भी शायद होंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे। समय आसानी से कट जाएगा, आप फिक्र मत करो माँ, बस आया। ललिता ने अपने होंठ भींचे, कुछ कहना चाहा, लेकिन रवि के माथे पर दिखने वाली बेचैनी देखकर रुक गई। वह जानती थी उसे रोकना व्यर्थ है। नौजवानों को अपनी बात मनवाने की आदत होती है, पर आज उसकी आंखों में जो जिद थी, उसमें कहीं न कहीं एक अनकहा अंधेरा भी झलक रहा था। ललिता ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर जल्दी आना। उसकी आवाज में एक अकथनीय भय छुपा था, ऐसा भय जिसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, जो बस कमरे की दीवारों पर थरथराती परछाइयों की तरह मंडरा रहा था। जैसे ही रवि कमरे से बाहर निकला, लालटेन की लौ थोड़ी थोड़ी कांपने लगी और कुछ ही पल में वह कमरे में और भी छोटी लगने लगी, जैसे रोशनी खुद डर कर सिकुड़ गई हो। ललिता ने आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ धीमे धीमे कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। आवाज कांप रही थी और हवा अचानक अजीब तरह से भारी हो गई। उसे लगा जैसे आज रात हवा में भारीपन है और हर ओर अनजानी शक्तियों का अदृश्य जाल बिछा हुआ है। रवि ने बाहर कदम रखा। अंधेरा इतना सघन था कि लगता था जैसे हर दिशा में कोई जीवित साया फैला हुआ हो। टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। उसकी किरणें जैसे हवा में ही खो जा रही थीं, या शायद कुछ अदृश्य उन्हें निगल रहा था। शहर के इस बाहरी हिस्से में स्ट्रीट लाइटें भी टूटी फूटी थीं और उनमें से आती मंद रोशनी अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। रास्ता वाकई सुनसान था। दोनों ओर ऊंची बेतरतीब झाड़ियां और जिनकी काली परछाइयां हवा के हर झोंके के साथ नाचती थीं। इस भयानक ठंड में जब हवा सर्द सीटी बजाती हुई कान के पास से गुजरती थी, तो रवि को भी एक पल के लिए अपनी माँ की बात याद आई। उसने खुद को झकझोरा। कैसी बचकानी सोच है, उसने मन में सोचा। हालांकि वह खुद को तर्कवादी और निर्भीक मानता था, लेकिन इस हाड़ कंपाने वाली ठंड और डरावने सन्नाटे में हर अगले कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। कुछ ही देर में
उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वह थी गांव के चौराहे की अकेली चाय की टपरी, जिसे धर्मपाल काका चलाते थे। लेकिन इस वक्त वहां उसका दोस्त सतीश और कुछ अन्य लोग बैठे हुए थे। वहां पहुंचकर उसे कुछ राहत मिली। टपरी के पास एक छोटी सी आग जल रही थी, जिसके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। आग की लपटें अंधेरे को काटती हुई ऊपर उठ रही थीं और उनके चेहरे को लालिमा दे रही थीं। रवि ने देखा, उसके कॉलेज के दोस्त सतीश और दीपक पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर ठंड और उत्साह का अजीब मिश्रण था। लेकिन उनके साथ एक और शख्स थे, जिनकी उपस्थिति ने माहौल को गंभीर बना रखा था। धर्मपाल काका। धर्मपाल काका, 70 साल की उम्र। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन में अनेक रहस्य देखे हों। वह हमेशा शांत और गहरे रहते थे और उनकी कहानियां गांव भर में प्रसिद्ध थीं। और बेटा रवि, क्या हालचाल है? इतनी सर्द में कहाँ भटक रहा है? सब ठीक है काका, बस हाँ थोड़ी ज्यादा ही ठंड है। आप बताइए क्या चल रहा है? और हाँ काका, आप इतने अनुभवी हैं, मुझे सच सच बताइए, क्या आत्माएं सच में होती हैं या ये सिर्फ मेरी माँ का और पुरानी पीढ़ी का वहम है? यह सवाल सुनते ही टपरी पर सन्नाटा छा गया। सतीश और दीपक भी उत्सुकता से धर्मपाल काका को देखने लगे। धर्मपाल काका ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी भारी याद उनके जहन में लौट आई हो। हाँ बेटा रवि, आत्माएं सच में होती हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक अनदेखी हकीकत है, जिसे समझने के लिए तर्क से ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। क्या काका, आप भी इस अंधविश्वास को मानते हो? आप तो पढ़े लिखे हो। ये सब डर पैदा करने की बातें हैं। आज के जमाने में कौन मानता है इन फालतू बातों को? बेटा, यह अंधविश्वास नहीं है, यह हकीकत है। तुम लोग किताबों में उलझे रहे, जबकि हमने यह सब अपनी आंखों से देखा है, अपनी चमड़ी पर महसूस किया है। मैंने अपनी आंखों से एक भयानक आत्मा देखी थी, एक ऐसी आत्मा जिसने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था काका? धर्मपाल काका ने आग की ओर देखा, जैसे वह लपटों में अपने अतीत को देख रहे हों। उनकी आंखें दूर कहीं गुम हो गईं। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और टपरी पर एक अजीब सिहरन पैदा करने वाला सन्नाटा छा गया। बात बहुत पुरानी है, आज से करीब 45 साल पहले की। तब मैं 25 साल का ऊर्जावान युवक था। तुम लोगों की तरह ही खून गर्म था और डर नाम की कोई चीज मुझे छू भी नहीं पाती थी। उस समय शहर और गांव के बीच सीढ़ी डिहाकें नहीं थीं और जमाना बैलगाड़ी का था। मुझे शहर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा था और लौटते लौटते देर हो गई। कार्तिक का महीना था, ठीक ऐसी ही हल्की ठंड थी, पर रात और भी गहरी हो गई थी। चारों ओर मील मील तक कोई आबादी नहीं थी, बस बैलगाड़ी के पहियों की चर्र चर्र की आवाज और झिंगुरों का शोर। मैंने अपनी बैलगाड़ी को तेज हाँका, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर भोर से पहले गांव पहुंच